नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर फास्ट और आपके साथ मैं हूं कायनात अंसारी। कोरोना की रफ्तार डरा रही है। हम हर रोज संक्रमण की पुरानी दर को पीछे छोड़कर नई दर के साथ आंखें खोल रहे हैं। लोग घरों में हैं, लेकिन फिर भी कोरोना का आतंक और प्रसार थमने का नाम नहीं ले रहा। वजह साफ है कि संक्रमण का आसानी से और तेजी से फैलना। पिछले करीब 2 महीने से हर किसी को बस एक ही बात का इंतजार है कि हालात कब सामान्य होंगे और महामारी के खिलाफ कब पूरी जीत हासिल होगी। लेकिन मौजूदा हालात जिस और इशारा कर रहे हैं, उन्हें देखकर यही लगता है कि अभी और इंतजार करना होगा। कोरोना अभी जाने वाला नहीं है और हमें कोरोना के साथ जीना सीखना होगा। ये बात कुछ वक्त पहले तमाम राजनेताओं के साथ स्वास्थ्य विशेषज्ञों के मुंह से भी सुनाई दी थी। कोरोना काल खत्म कब होगा, इस बात को लेकर विशेषज्ञ अलग अलग राय जाहिर कर रहे हैं, लेकिन कोरोना के साथ जिंदगी कैसे चलेगी, इस पर तस्वीर पूरी तरह से साफ नहीं है। लॉकडाउन 4 भी 31 मई को खत्म हो जाएगा, लेकिन उसके बाद क्या? ये सवाल आज हर किसी के जहन में उठ रहा है, क्योंकि आज हर कोई सिर्फ इसी इंतजार में है कि जल्द लॉकडाउन खत्म हो और यातायात के साधन सुचारू रूप से पूरी तरह से शुरू हो जाए, ताकि जो लोग कहीं फंसे हुए हैं वो अपनी मंजिल तक पहुंच सके। खासतौर से जो हमारा मजदूर वर्ग है, उस पर लॉकडाउन की सबसे ज्यादा मार पड़ी है। बड़ी संख्या में मजदूर आज भी अपने घर जाने के लिए पैदल ही सड़क नाप रहे हैं, और जिन मजदूरों को रेल या दूसरे साधनों के जरिए उनके घर भेजा जा रहा है, वो अपने साथ संक्रमण को ले जा रहे हैं। ऐसे में सवाल अब ये है कि क्या लॉकडाउन होना चाहिए या नहीं। पहले जो लॉकडाउन हुए उनका कितना फायदा हमें मिला है, खासकर तब जब अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए केंद्र और राज्य सरकारों ने लॉकडाउन में रियायत और ढील देने का फैसला किया, और इस दिशा में आज भी कदम उठाए जा रहे हैं। तो सबसे बड़ा सवाल यही कि लॉकडाउन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, और अगर होना चाहिए तो उसका स्वरूप कैसा होना चाहिए। कई मेहमान हमारे साथ यहाँ पर जुड़ गए हैं। सबसे पहले उनका तारुफ आपसे करा देते हैं, उसके बाद करते हैं चर्चा की शुरुआत। रिम्पल सोही, जेजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ रिम्पल सोही जुड़ चुके हैं। संदीप चौधरी राजनीतिक विशेषज्ञ हैं, और बजरंग दास गर्ग प्रवक्ता हैं कांग्रेस के, आप भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। और प्रवीण अत्रे प्रवक्ता हैं बीजेपी के, आप भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। सबसे पहले मैं सवाल यहाँ पर बीजेपी के प्रवक्ता प्रवीण अत्रे से करना चाहूंगी। अत्रे जी, क्या लगता है यहाँ पर कि लॉकडाउन को बढ़ाना चाहिए या नहीं बढ़ाना चाहिए? बढ़ाना चाहिए तो क्यों बढ़ाना चाहिए? अभी तक जो लॉकडाउन हुए उससे हमने क्या कुछ हासिल किया है? देखिए कायनात, आपने एक सवाल में 2 सवाल पूछे हैं जी। और दोनों के उत्तर अलग अलग है। पहले मैं जो आपने बाद में पूछा कि लॉकडाउन से क्या हासिल हुआ, पहले मैं उस पर बात करूंगा। देखिए, अगर आप ध्यान से देखें, विशेष तौर पे विशेषज्ञों की राय, डिपार्टमेंट ऑफ स्टैटिस्टिक्स ऑफ इंडिया उसकी रिपोर्ट, बोस्टन यूनिवर्सिटी की रिपोर्ट, तो हमें समझ में आएगा कि लॉकडाउन से हमें क्या प्राप्त हुआ। देखिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का स्टेटस विभाग जो है वो अपनी रिपोर्ट में बाकायदा बताता है कि अगर लॉकडाउन ना किया जाता तो आज की स्थिति में हमारे यहाँ 20 लाख से ज्यादा एक्टिव केस होते, 54,000 से ज्यादा लोगों का जीवन हम खो चुके होते, जो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण होता। इसी के साथ साथ अगर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे बोस्टन कंसल्टेंसी ग्रुप जो है उनकी अगर आप रिपोर्ट को देखते हैं, वो ये कहते हैं कि हिंदुस्तान ने ये लॉकडाउन लगा के कम से कम 1.25 लाख से लेके 2,10,000 लोगों का जीवन बचाया। और वो ये भी कहते हैं कि 36 लाख से लेके 70 लाख तक एक्टिव केसेस होते अगर लॉकडाउन ना लगता। तो ये तो हमने लॉकडाउन से पाया एक। दूसरा, ये सभी जानते हैं जब ये वैश्विक महामारी फैलना शुरू हुई उस वक्त भारत में, अगर मैं विशेष तौर पे बात करूं, पीपीई किट की अगर हम बात करते हैं, N95 मास्क की बात करते हैं, तो हमारे यहाँ इनका उत्पादन ना के बराबर होता था। और आज स्थिति ये है, मुझे गर्व होता है बताते हुए कि पीपीई किट के मैन्युफैक्चरिंग के मामले में पूरे विश्व में हिंदुस्तान नंबर 1 है। ये लॉकडाउन के अंदर हिंदुस्तान की जनता ने अपनी कर्मठता से हासिल किया है। N95 मास्क जो है, आज हम 4 लाख मास्क प्रतिदिन यहाँ पे उत्पादन कर रहे हैं।
ये हमारी जो है इससे और एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कायनात, 1719 कोविड स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल इस लॉकडाउन के दौरान भारत ने अपना इंफ्रास्ट्रक्चर में बनाए हैं, जिस वजह से हम इस महामारी से लड़ पा रहे हैं। अब आपका जो दूसरा सवाल कि क्या लॉकडाउन आगे बढ़ेगा, देखिए हालांकि इस विषय पे इस वक्त मैं किसी तरह का तर्क नहीं दे सकता, क्योंकि कैबिनेट सचिव ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया राजीव गौबा आज मीटिंग लेंगे, आपको भी जानकारी है ये, और वो सभी स्टेट्स के जो कैबिनेट सेक्रेटरी चीफ सेक्रेटरीज हैं, इवन म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के कमिश्नर्स हैं, उन सबके साथ वो मीटिंग होगी, हालात पे चर्चा होगी, कहाँ की प्रवीण जी, स्थिति कैसी है। मीटिंग हो भी चुकी है। शनिवार तक राज्य सरकारों जो राज्य हैं उनसे इस बारे में सुझाव भी मांगे गए हैं कि क्या करना चाहिए। ये आपने मेरी जानकारी बढ़ाई, क्योंकि मुझे इस विषय पे अभी जानकारी नहीं थी, ये आपने मेरी जानकारी बढ़ाई, बहुत बहुत धन्यवाद। तो वही बात आ गई कि इस विषय पे कब लॉकडाउन बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा, बढ़ेगा तो किन शर्तों पे बढ़ेगा, उसके ऊपर हमें थोड़ा इंतजार करना चाहिए जब गवर्नमेंट इस चीज को अनाउंस करेगी, क्योंकि हमें गवर्नमेंट। प्रवीण जी, अभी जब आपने पुराने लॉकडाउन का जिक्र किया, जब हम पूरा पीरियड गुजार चुके हैं, लॉकडाउन पार्ट 2 और 3 और अब हम 4th में हैं, ये भी खत्म होने वाला है, इसकी उपलब्धियों को आपने गिनवाया, लेकिन एक बात जिस पर अभी गौर करना बहुत जरूरी हो जाता है वो ये कि अब संक्रमण की दर जो है वो पहले से कहीं ज्यादा है। केसेस जितने रोज नहीं आते थे सामने, आज उससे कहीं ज्यादा केसेस सामने आ रहे हैं। और उस तरफ हम दूसरी तरफ क्या कर रहे हैं, राज्य सरकारें रियायतें बढ़ाती जा रही हैं, ढील और ज्यादा देती जा रही हैं। जो सख्त नियम बनाए गए थे वो अब जो हैं वो उतने सख्त नहीं रहे हैं, धीरे धीरे करके सब कुछ खोला जाना शुरू हो चुका है। तो ऐसे में जो संक्रमण है जिस पर हम रोक लगाने की अभी तक बात कर रहे हैं कि हमने लाखों लोगों को संक्रमित होने से रोक लिया, क्या अब हम ये कह सकते हैं कि अगर यहाँ पर लॉकडाउन भले ही यहाँ पर दूसरा लग जाता है, लेकिन अगर इन्हीं शर्तों इन्हीं नियमों के साथ लगता है तो क्या वो उतना हितकारी उतना लाभकारी होगा जितना वो पहले था? हम तब भी ये कह पाएंगे कि हम लाखों लोगों को संक्रमित होने से बचा सके, क्योंकि हमारे पास आगे और कोई हमने तस्वीर साफ नहीं की है। संक्रमण तेजी से फैलना शुरू हो चुका है, अगर यहाँ पर सब कुछ खुल गया तो और तेजी के साथ फैलेगा। देखिए कायनात, पहली चीज तो ये, जैसा कि मैंने शुरू में बताया कि हमारा जो उद्देश्य था कि इस चेन को ब्रेक करना, हमने उसमें सफलता हासिल की। दूसरा जो बड़ा महत्वपूर्ण है, अगर आप आंकड़ों पे गौर करते हैं, जो सरकार ने अब तक कदम उठाए उसका नतीजा ये है कि हिंदुस्तान का डेथ रेट अगर हम उसको कंपेयर करते हैं बाकायदा डेवलपिंग कंट्रीज, डेवलप्ड कंट्रीज हैं सॉरी, उनसे तो हम बहुत कम हैं। मतलब अगर यूएस जो है वो 57% पे बैठा है, यूरोपियन कंट्रीज जो है कहीं 26% है, कहीं 34% है, और आज हिंदुस्तान जो है वो 4% से भी नीचे है। ये वो उपलब्धता है जो हमने लॉकडाउन लगाया और जिस तरह का एसओपी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने तैयार किया और देश की जनता ने जिसका पालन किया, उसका नतीजा प्रवीण जी, क्या ये मौतों का जो आंकड़ा है जो हम कंपेयर कर रहे हैं पश्चिमी देशों के साथ में, क्या इसी बात को लेकर के इसी आंकड़े को देखते हुए सरकारें निश्चिंत होती जा रही हैं? ये ढील जो है वो और बढ़ाई जा रही है, धीरे धीरे करके हम लॉकडाउन को हटाते जा रहे हैं, उठाते जा रहे हैं। कायनात, आपको एक चीज नहीं भूलना चाहिए, ये जो महामारी वैश्विक स्तर पे आई, दुनिया के इतिहास के 100 साल के बाद इस तरह की समस्या का सामना पूरा विश्व कर रहा है। और जब इस तरह की कोई महामारी आती है जिसके साथ हमारा कोई पास्ट एक्सपीरियंस नहीं होता, क्योंकि 100 साल का मतलब आप समझ सकते हैं कायनात, लगभग 4 पीढ़ी बीत जाना। जब इस तरह की स्थिति होती है, कोई पास्ट एक्सपीरियंस नहीं होता, तो उस वक्त सरकार जिस तरह के कदम उठाती है और जो एक्सपीरियंसेस होते हैं, जिस तरह का एक्सपीरियंस अनुभव होता है, उसके साथ साथ उन कदमों में बदलाव भी होता है, क्योंकि हमारा कोई पास्ट एक्सपीरियंस तो है नहीं है। पूरी दुनिया में किसी के पास कोई पास्ट एक्सपीरियंस आज की डेट में नहीं है कि ऐसी महामारी से आप कोई एक स्टैंडर्ड फार्मूला या कोई स्टैंडर्ड नियम बना लो। वो आपको अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से, अनुभव के हिसाब से उसमें बदलाव करना पड़ता है। और जो इस वक्त पूरे विश्व में लगभग सभी देश उसी के अनुरूप चल रहे हैं। हिंदुस्तान के अंदर जब लॉकडाउन लगा, आपको याद होगा ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की एक रिपोर्ट आई थी जिसमें बाकायदा हिंदुस्तान को बेस्ट बताया था लॉकडाउन के लगाने के टाइम पे और उसकी इम्प्लीमेंटेशन पे जिस तरह से देशवासियों ने अमल किया था। आपको याद होगा उस रिपोर्ट का 100 मार्क्स के साथ हमारा देश नंबर 1 था। तो वो चीजें हैं जहां देश के हर नागरिक ने अपने कर्तव्य को समझा। प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी के उस जो उन्होंने बोला
कि जान भी और जहान भी। देखिए पहले उन्होंने कहा था जान है तो जहान है, हमने लॉकडाउन लगाया, इस चेन को ब्रेक किया, लेकिन जान है और जहान भी, हमें जहान भी चाहिए, क्योंकि एक एक्सपर्ट का जो व्यू था वो बड़ा क्लियर था कि अगर लॉकडाउन को धीरे धीरे जो हमारी बिजनेस एक्टिविटीज है, जो हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज है, जो हमारी आम जीवन की एक्टिविटीज है, उनको किस तरह से धीरे धीरे दोबारा से पटरी पे लाया जाए, उसके लिए बेहद जरूरी था जो कैंटोनमेंट जोन है वहां पे लॉकडाउन को स्ट्रिक्टली इंप्लीमेंट करवाया जाए, लेकिन जो ऑरेंज जोन या ग्रीन जोन है, या यूं कहिए कि जहां पे केसेस बहुत कम तादाद में है या नहीं के बराबर है, वहां पे जीवन दोबारा पटरी पे लौटे, क्योंकि हमें अपने नागरिकों की जिंदगी हमारी प्राथमिकता, और दूसरा जो हमारी आर्थिक गतिविधियां हैं, जो हमारी इकोनॉमी है, क्योंकि वो भी एक बहुत बड़ी जरूरत है, कायनात आप भी समझते हैं कि आप जिंदगी बचाने में कामयाब हो गए तो अब आपके लिए, आप जानते हैं कि जरूरी है कि उस जीवन यापन के लिए जिन चीजों की आवश्यकता है वो भी पैरेलल मिलना चाहिए नागरिकों को। इसलिए लॉकडाउन किस तरह से और कैसे आगे इंप्लीमेंट होगा, उस पर मुझे लगता है इन चीजों का विश्लेषण नहीं, बाकायदा लेकिन किया एक जाएगा। नजरिया आपका भी तो होगा कि और किस तरीके से सरकार को आगे कदम उठाने चाहिए, क्या चीजें जो हैं वो फायदेमंद रह सकती हैं और किन चीजों से जो हालात हैं और बिगड़ सकते हैं। देखिए मेरा मानना बड़ा, मेरा व्यक्तिगत अगर राय पूछ रहे हैं आप कायनात, ये मेरी व्यक्तिगत राय है, पहले स्पष्ट कर दूं। व्यक्तिगत राय मेरी बड़ी स्पष्ट है कि जो हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं, उन इकोनॉमिक एक्टिविटीज को हमें धीरे धीरे इस तरह से सुचारू रूप से पटरी पे लाना पड़ेगा, क्योंकि जिस महामारी से हम लड़ रहे हैं आज की डेट में अंतरराष्ट्रीय स्तर पे उसकी कोई वैक्सीन नहीं है, जो सबसे बड़ी बात है। उसका केवल और सबसे महत्वपूर्ण जो कैंटोनमेंट जोन है, जहां पे अगर केसेस हैं वहां पे हमें स्ट्रिक्टनेस बनाए रखनी पड़ेगी। जो गवर्नमेंट ने एसओपी बनाई है, जिस तरह से स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर बनाया है, जैसे हरियाणा गवर्नमेंट ने बाकायदा आपको मास्क लगा के रखना जरूरी है, जिस तरह से गवर्नमेंट ने कहा कि आपको सोशल डिस्टेंसिंग बना के रखना है, और जो भी गवर्नमेंट की तरफ से डायरेक्शंस आई हैं उसका इम्प्लीमेंटेशन सख्ताई से हो, ये भी जरूरी है, और वो गवर्नमेंट कर रही है। रिम्पल जी, आप क्या कहना चाहेंगे इस पर? हरियाणा में अगर बात करें तो जेजेपी और बीजेपी दोनों ही यहाँ पर गठबंधन की सरकार में हैं। आप कितने इत्तेफाक रखती हैं यहाँ पर बीजेपी प्रवक्ता प्रवीण अत्रे जी की बात से, और क्या मानती हैं सरकार को किस तरीके से आगे बढ़ना चाहिए? लॉकडाउन आप भी मानती हैं क्या उतना ही जरूरी है? क्योंकि अगर इस तरीके का लॉकडाउन जैसा लॉकडाउन 4 रहा कि रियायतें जो हैं उसमें ढील भी दी जा रही है, रियायतें भी बढ़ाई जा रही हैं, लॉकडाउन के नियम जो हैं उनको भी ढीला किया जा रहा है, तो क्या इस तरह का लॉकडाउन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? लोगों को उनकी ही इच्छा पर, या कह सकते हैं कि विवेक पर ये कह देना चाहिए कि अब आप जो है अपनी ही हाथ में अपनी सुरक्षा रखिए और पूरी जिम्मेदारी से उसको निभाइए। देखिए कायनात जी, सबसे पहले मैं ये कहना चाहूंगी कि जो हेल्थ है वो एक स्टेट मैटर है, तो हेल्थ हमेशा सरकार के हाथों में होती है, कहीं ना कहीं सरकार की जिम्मेदारी रहती है हेल्थ में। तो इस ऐसे केसेस में जैसे कि ये इसको एक एपिडेमिक घोषित किया गया, सबसे पहले हरियाणा ने घोषित किया एपिडेमिक इसको, और एपिडेमिक घोषित करने के बाद एक एपिडेमिक एक्ट लगता है, उसके हिसाब से ही आप इसके बाद फैसले लिए जा सकते हैं। तो उसके तहत एपिडेमिक एक्ट के तहत सरकार को ये फैसले लेने का हक है कि वो किस तरह से इस एपिडेमिक से लड़ना चाहती है। और क्योंकि हेल्थ एक इंडिविजुअल की नहीं है, हेल्थ पूरी सोसाइटी की एक इशू है, इसलिए मेरा ये मानना है कि जिस तरह से लॉकडाउन पहले लगाया गया, स्ट्रिक्टनेस दिखाई गई, वो बहुत जरूरी था और सरकार की तरफ से बहुत ही सराहनीय कदम थे। और अब जैसे कि लॉकडाउन धीरे धीरे कई जगहों पर जैसे जोन में बांटा गया पूरे प्रदेश को, और फिर जोन के हिसाब से ही उसमें लॉकडाउन में थोड़ी ढील दी गई है, उस तरह का लॉकडाउन भी जरूरी है, क्योंकि कायनात प्रदेश के सामने और देश के सामने सिर्फ एक एपिडेमिक ही इशू नहीं है, उसके बाद इशू आता है अपनी पॉपुलेशन का पेट भरने का, पॉपुलेशन का बिजनेस कंटिन्यू करने का। हम अपने आप को डेवलप्ड कंट्रीज के साथ नहीं प्रिपेयर कर सकते हैं, शायद उनके पास इतने रिसोर्सेज हो कि वो अपने देश को कंप्लीटली बंद कर सके, पर हम एक डेवलपिंग कंट्री हैं,
हमारा प्रदेश, हमारा देश, लेकिन हमारा लॉकडाउन प्रदेश जो हमने completely यहाँ पर बंद नहीं लागू किया जा किया सकता। वो उन्हीं की देख हम जी। देख तो हमने लागू किया। अगर हम जी नहीं, दूसरे तो ताइवान जैसे देश की बात करें तो ताइवान ने यहाँ पर लॉकडाउन नहीं लगाया था, उसने दूसरे और तरीके अपनाए थे, दूसरे और तरीकों से इसे कंट्रोल करने की कोशिश की थी। देखिए, अब इंडिया को अब ताइवान से भी कंपेयर नहीं कर सकते हैं, बिकॉज एक बहुत बड़ा डिफरेंस ताइवान ऐसे छोटे कंट्रीज का और इतने बड़े देश का ये भी है कि हमारे यहाँ पॉपुलेशन का जो स्तर है, जो लेवल है पॉपुलेशन का, वो बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा पॉपुलेशन है हमारे यहाँ। हम इसको ताइवान से कंपेयर नहीं कर सकते हैं। बहुत ज्यादा टेस्टिंग या उन चीजों को लेकर हम नहीं चल सकते थे, इसलिए जो शुरुआत में कंप्लीट लॉकडाउन किया गया, कंप्लीट शटडाउन किया गया, वो बहुत जरूरी था। और उतना ही जरूरी अब है कि धीरे धीरे फेज वाइज इसको खोलना, लॉकडाउन को खोलना, और जो कि प्रदेश में किया भी गया। और जहां तक नंबर बढ़ने की बात है, आपने नंबर बढ़ने की बात करी, तो ये बीमारी जो होती है इसका एक दो तरह के प्रोग्रेशन कहे जाते हैं, अरिथमेटिक और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। तो इसका अरिथमेटिक प्रोग्रेशन नहीं होता। ऐसे है कि एक आदमी अगर इन्फेक्टेड है तो वो एक और आदमी को नहीं सिर्फ इन्फेक्ट करता, वो 4 से 10 आदमियों को इन्फेक्ट कर सकता है। तो इसलिए नंबर बढ़ने से आप इतना डरे नहीं। इस बात पर भी एक बात गौर करें कि हमारे यहाँ पर ठीक होने का स्तर भी बढ़ चुका है। और यही एक रीजन है कि लॉकडाउन में धीरे धीरे जिन एरियाज में, जिन जोन में ज्यादा नंबर नहीं है पेशेंट्स के, या पेशेंट्स के नंबर अब कुछ दिनों से नहीं आ रहे हैं, और उस तरह से जो जोन बनाई गई हैं, वहां पर अगर लॉकडाउन में ढील दी जा रही है तो उसमें कुछ गलत नहीं है। तो लॉकडाउन अगर आगे बढ़ता है तो उसका स्वरूप कैसा होना चाहिए, किन किन मामलों में और छूट दी जा सकती है, सरकार कहाँ पर फ्लेक्सिबल है? जी आती होत्रे जी। जी जी कायना, देखिए एक चीज और है जो अभी आपने जिक्र किया कि हमने उन विकसित देशों को देख के लॉकडाउन किया, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं। अगर आप ध्यान से देखेंगे, जापान ने लॉकडाउन नहीं किया था, जापान ने केवल एक नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर की थी। अगर आप यूएसए को देखेंगे तो यूएसए ने हमारी तरह पूरी तरह लॉकडाउन नहीं किया था, लेकिन और स्थिति यूएसए की क्या है आप बेहतर देख सकते हैं। आज हम अगर जीत की स्थिति में हैं तो उसका कारण है वो लॉकडाउन। और जहां तक लॉकडाउन लिफ्टिंग की बात है, इटली जहां पे बहुत बड़े केसेस से, बहुत बुरे हालात थे, आप भी देखेंगे इटली ने अपना लॉकडाउन जिस तरह से धीरे धीरे हटाया, वहां पे आम जीवन उन्होंने भी कोशिश की कि वो पटरी पे आ जाए। जबकि इटली अब एक डेवलप कंट्री है, लेकिन उनको भी पता है कि वहां की आर्थिक स्थिति जो है उसको पटरी पे लाने के लिए कहीं ना कहीं इसको धीरे धीरे लिफ्ट करना होगा, और वो इटली भी कर रहा है। तो मैं केवल इतना कह रहा हूँ कि जिस तरह से हिंदुस्तान में लॉकडाउन लगा और उसमें जो नतीजे आए हैं, उसकी परिणति है कि आज हम इस स्थिति में बैठे हुए हैं और धीरे धीरे आम जीवन पटरी पे आए। ये कोशिशें भी पैरेलल होनी चाहिए, लेकिन कैंटोनमेंट जोन के अंदर बाकायदा सख्ती बनी रहे, जैसा कि सरकार कोशिश कर रही है, वो जरूरी भी है। रिम्पल जी, मैंने एक सवाल किया था कि आप कैसे फिर देखती हैं कि कैसा स्वरूप आगे जो लॉकडाउन हो उसका होना चाहिए, कितनी छूट लोगों को और मिलनी चाहिए, क्या क्या खुलना चाहिए और क्या बंद रहना चाहिए आपके हिसाब से? देखिए, मैं फिर से वही बात दोहराऊंगी कि कंटेनमेंट जोन जो है, या जोन के हिसाब से, येलो जोन, रेड जोन, ऑरेंज जोन, इस तरह से जो जोन बनाई गई हैं, कंटेनमेंट जोन बनाई गई हैं, उन्हीं जोन को लगातार देखते रहना चाहिए। और डिस्ट्रिक्ट वाइज, स्टेट वाइज, सिटी वाइज उनकी लगातार निरीक्षण होता रहना चाहिए, और उसी तरह से उन जोन बरकरार रखना चाहिए। और जैसे जैसे आपको लगे, जैसे जैसे सरकार को लगता है कि जिस जोन में कम केसेस रहे हैं तो उसके जोन चेंज करने चाहिए, बढ़ रहे हैं केसेस तो जोन का चेंज होना चाहिए। और जोन के हिसाब से ही जो लॉकडाउन फेज वाइज जो खुलने की बात हो रही है वो उसी हिसाब से होनी चाहिए। जैसा कि आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी सुना होगा, जो स्वास्थ्य विभाग की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस रही, उसमें भी उन्होंने यही कहा कि अब फर्क क्या है कि यहाँ पे नो डाउट, जैसा अत्रे जी ने भी कहा कि हमारे यहाँ पीपीई की प्रोडक्शन बढ़ गई है, साथ ही साथ हम बहुत नजदीक हैं। आपने स्वास्थ्य विभाग की प्रेस कॉन्फ्रेंस में सुना कि हम काफी जगहों पर ये कोशिश हो रही है कि वैक्सीन बनाया जाए, काफी जगहों पर इसके इलाज और खोज करने की कोशिशें चल रही हैं। तो और उम्मीद ये जताई जा रही है कि इस साल के अंत तक वैक्सीन जो है वो उपलब्ध करवा दी जाएगी। उस हिसाब से ही इस लॉकडाउन को लिफ्ट करना चाहिए। रिम्पल जी, क्या ये मानना चाहिए, ये देखना चाहिए, जैसे जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई यहाँ पर स्वास्थ्य मंत्रालय की, उसमें कहा गया कि लॉकडाउन ही एक उपाय है,
तो क्या अब जी, ये बिल्कुल। समझ लेना चाहिए कि अब यहाँ पर कोरोना के साथ जीना सीखने के साथ साथ लॉकडाउन के अंदर रहना भी जीना सीखना होगा, पूरी देखिए, तरीके से अभी यहाँ पर कोई फ्री जी। नहीं होगा। जी, ये मैं पहले दिन से जब लॉकडाउन से पहले से भी आपके चैनल पे भी और चैनल्स पे भी डिबेट्स में अंत में हमेशा यही निकलता है, हर डिबेट का एक मैं कह सकती हूँ रिजल्ट, जी। एक कंक्लूजन कि अननेसेसरी जो ट्रैवल है, जो जरूरत का ट्रैवल है बस वही किया जाए, और जो अननेसेसरी ट्रैवल है उसको रोका जाए। अननेसेसरी लोग आपस में ना मिले, कि जैसे पहले भी ये बात हुई कि पार्टीज और उन सब चीजों को ऑर्गेनाइज ना किया जाए, एक लिमिट रखी जाए, और जहां तक और हमारी इकोनॉमी के लिए भी और लोगों के स्वास्थ्य के लिए भी ये जरूरी है कि कुछ सुविधाएं खोल देनी चाहिए और वो सुविधाएं खुली रहनी चाहिए। बजरंग दास जी। गर्ग जी, आप क्या मानते हैं कैसी नीति और रीति होनी चाहिए इस पर आगे सरकार की? आजाद जी, जहाँ तक कोरोना महामारी का सवाल है, हम सबको मिलकर कोरोना महामारी से छुटकारा पाना है। सरकार ने जो भी आदेश दिए उसकी पालना देश की जनता ने की। चौथा लॉकडाउन चल रहा है और पांचवा लगने की उम्मीद है। लगता है पांचवा लॉकडाउन भी देश में लगेगा, मगर ये लॉकडाउन सिर्फ नाम का है। सब कुछ खुला है, लॉकडाउन क्या हुआ? आप बाजारों में जाकर देख लो, ऊपर तक भीड़ चल रही है, आपसी कोई दूरियां नहीं है, लोगों ने मास्क नहीं लगा रखे। और जहां तक सरकार की जो जुम्मेवारी बनती है, सरकार की जुम्मेवारी ये बनती है, जब सरकार ने लॉकडाउन किया है उसी हिसाब से उसके लिए सरकार को पुख्ता प्रबंध करने चाहिए। सरकार नहीं कर रही है। सरकार के सरकारी अधिकारी देख लो आप, जगह जगह वो खुद ही है, जब प्रवासी मजदूर है लाखों की संख्या में पैदल जा रहे हैं, कौन सी सोशल डिस्टेंस आपके सामने है। गाड़ियों के अंदर, ट्रकों के अंदर, बसों के अंदर उनको लाया जा रहा है। जहाँ रैन बसेरा जो धर्मशाला में कराया जा रहा है, आप वहाँ हालात देख लीजिए, किस प्रकार उनको इकट्ठा किया जा रहा है। यहाँ तक कि रैन बसेरा के अंदर जगह 100 आदमी की थी और आदमी वहाँ प्रवासी मजदूर 500 है, लोग सड़कों पर सो रहे हैं, ऐसी स्थिति नहीं है। तो मेरी सरकार से एक अपील है, लॉकडाउन करे, लॉकडाउन को पूरी तरह से पालना होनी चाहिए। ऐसे भी बाजारों के अंदर पूरी भीड़ है, गायक है नहीं, सिर्फ लोग जो दर्शक है घूमने फिरने के लिए भी क्या हो रहा है बाजार के अंदर, सिर्फ वो लोग आ रहे हैं। तो उस पर व्यवस्था सरकार को बनाने की जरूरत है। सिर्फ एक जुर्माना लगा दिया, भाई कोई 500 मास्क लगाया, हम 500 रुपए लगा, आती अत्रे जी आपकी तरफ जी। मतलब कोई जुर्माना लगाना, जुर्माना लगाने की कोई बात नहीं है। सबसे पहले ये है, उसके लिए एक सरकार को जन चेतना अभियान देश के अंदर, प्रदेश के अंदर चलाना चाहिए, लोगों को जागरूक करना चाहिए। ये कोरोना महामारी ये जानलेवा बीमारी है, इससे सबको मिलकर लड़ना है और खुद को भी बचाना है, परिवार को भी बचाना है, देश की जनता को भी बचाना है। सरकार को इसके लिए मतलब जनता को जागरूक करने की जरूरत है और लॉकडाउन जो भी सरकार लागू करे, जो भी नए आदेश उनके 31 के बाद आए, तो उसका सिस्टम के हिसाब से पूरा सिस्टम बने और जो लॉकडाउन के जो नियम बनाए वो सख्ताई से लागू होने चाहिए, ताकि कोरोना के आपके सामने कोरोना के दबादब पूरे देश के अंदर अपने केस बढ़ रहे हैं। कितनी कोरोना केस देश के अंदर लगातार बढ़ते जा रहे हैं। सरकार को इसकी रोकथाम के लिए पुख्ता प्रबंध करने चाहिए, ताकि देश के अंदर कोरोना महामारी ना फैले। आज हरियाणा के अंदर देख लो आप, जब लॉकडाउन से पहले कितने केस थे, इन लॉकडाउन के बाद कितने केस हैं। आज कोरोना के केस बढ़ चुके हैं और लॉकडाउन में ढील है। आती रिम्पल जी, केस नहीं थे जब लॉकडाउन। आत्रे जी सबसे जी जल्दी से। देखिए कायनात, अब जरा बजरंग जी से कहे 1 मिनट चुप हो जाएं, आप मेरी बात सुन लीजिए। देखिए बजरंग जी ने 2-3 बातें कही शुरू में, हालांकि इन्होंने कहा कि सारे सबको मिलके लड़ना है, और यही चीज है कि जब कांग्रेस इस तरह की राजनीति करना शुरू कर देती है। अभी बजरंग जी लॉकडाउन की ढिलाई पे
सवाल कर रहे थे, मैं कायनात जी राहुल गांधी जी के 16 मई के बयान को याद दिलाना चाहूंगा। राहुल गांधी जी 16 मई को बयान देके ये कह रहे थे कि लॉकडाउन इसका कोई हल नहीं है, लॉकडाउन की गर्ग जी सुन लीजिए, पूरा मौका पूरा टाइम दूंगी आपको अपनी बात रखने का। सुन लीजिए अत्रे जी जो बात रखना चाहते हैं। गर्ग साहब बीच में डिस्टर्ब मत कीजिए, ऐसा मत गर्ग जी सुन लीजिए। गर्ग साहब ऐसा काम मत कीजिए, आराम से सुनिए, जरा हिम्मत रखिए। अब गर्ग जी अगर आप ऐसे बीच में इंटरप्ट करेंगे तो फिर कैसे बातचीत हो पाएगी, कैसे हम सुन पाएंगे आप क्या कह रहे हैं और अत्रे जी क्या कह रहे हैं, कैसे हम समझ पाएंगे, लोग समझ पाएंगे। अरे गर्ग साहब तो अब सुन तो लीजिए, आपने बोला मैं चुपचाप सुनता रहा ना। एक बार सुन तो लीजिए, उसके बाद में आप अपना तर्क रखेंगे, अपनी बात रखेंगे तो और ज्यादा अच्छा लगेगा और ज्यादा समझ आएगा। हम भी सुने। अरे सुनने की हिम्मत रखिए, जब आप कुछ बोल रहे थे मैं चुपचाप सुन रहा था गर्ग साहब। अब आप कम से कम आप लोग अगर ऐसे तू मैं करेंगे तो बस आपका और मुझे साउंड म्यूट कराना पड़ेगा, आपका ऑडियो मुझे म्यूट कराना पड़ेगा। शोर मचाने की फालतू में ये डिबेट करने बजरंग जी सुन लीजिए। चलिए संदीप जी क्या लगता है यहाँ पर कैसा होना चाहिए, आगे स्वरूप होना चाहिए लॉकडाउन या नहीं होना चाहिए? इस वक्त में सबसे बड़ा सवाल यही है, क्योंकि अभी जिस तरीके से जो ढील दी गई, जो लचर यहाँ पर किए गए नियम, उसका रिजल्ट हम सभी के सामने है। और अगर और इससे ज्यादा लचर होते हैं तो वो कैसे नतीजे रहेंगे वो भी सोचा जा सकता है। देखिए कायनात जी, जिस तरीके से लॉकडाउन में ढील दी गई है टाइम टू टाइम, तो आपने देखा होगा स्टार्टिंग में सख्ताई थी, उसके बाद चीजें नॉर्मल होने लगी, कुछ ढील दी जाने लगी और अभी फोर्थ लॉकडाउन जैसे जैसे आया है, फिफ्थ के पास पहुंच गए हैं हम। तो मुझे लगता है फिफ्थ लॉकडाउन आएगा लेकिन उसमें काफी ढीलें दी जाएंगी। जिस तरीके से बच्चों का स्कूल कॉलेजेस है शायद उनको अभी बंद रखा जाएगा। जिस तरीके से बसेज है, तो आपको पता है हमारे देश में ट्रैवलिंग की समस्या रहती है, एक एक बसेज में अगर उसमें 100 लोगों के बैठने की व्यवस्था है, उसमें 200 लोग ट्रैवल करते हैं। तो मुझे लगता है इन चीजों पे अभी सरकार कंट्रोल रखेगी, लेकिन इस चीज से इनकार नहीं किया जा सकता। सरकार लोगों को घर में रोक के देख चुकी है और अब चीजें सर से ऊपर से गुजरने लगी है, इसी लोग सड़कों पर उतरे हैं, इसीलिए लोग दिल्ली से लेके बिहार तक ट्रैवल कर रहे हैं, बंगाल तक ट्रैवल कर रहे हैं, लड़कियां साइकिलें चला रही हैं, माँ बाप को लेके जा रही है। तो जब सरकारों को लगता है कि अब प्रॉब्लम सर से गुजर रही है तो ऐसे में ढील देना स्वाभाविक है। अदरवाइज ऐसी स्थिति आ जाएगी कि लोगों में और सरकारों के बीच में टकराव की स्थिति हो जाएगी। सरकार वो बीजेपी की भी हो सकती है, सरकार कांग्रेस की भी हो सकती है, सरकार नीतीश कुमार की भी हो सकती है, सरकार हिंदुस्तान के अंदर किसी की भी हो सकती है, चाहे केजरीवाल की हो, नवीन पटनायक की हो, किसी की भी हो। तो वो टकराव की स्थिति ना आए और सरकार अब इस चीजों को रीड कर चुकी है कि कहाँ पे आपको डील देनी है। जिस तरीके से अभी तक हमारी मेडिकल सुविधाएं चलती रही है क्योंकि वो जरूरी थी, जिस तरीके से हमारी सब्जी मंडियां, सब्जी की दुकानें लगातार खुलती रही है क्योंकि वो जरूरी थी, उसी तरीके से अभी अर्थव्यवस्था को भी लाइन पे लाना सरकार चाहती है। चाहे कहीं कोई स्टेट में किसी की सरकार हो, केंद्र में बीजेपी की सरकार हो, हर कोई चाहता है चीजें धीरे धीरे लाइन पे आए। और सबसे बड़ी चीज कायनात जी इसमें यह है कि अवेयरनेस, अब लोगों में 4 लॉकडाउन के अंदर बहुत ज्यादा अवेयरनेस आ चुकी है। जहां हम पहले सब्जी मंडी जाते थे तो घूमने के लिए अपने बच्चों को भी साथ स्कूटी पे बैठा कर लेके जाते थे, आज लोगों में वो जानकारी आ चुकी है। वो जब सब्जी मंडी जाते हैं तो एक ही आदमी जाना पसंद करता है या एक ही आदमी जाना अपनी जिम्मेदारी समझता है, जो एक अवेयरनेस है। तो इसी तरीके से मुझे लगता है ढील आनी चाहिए जहां जरूरी चीजें है। गवर्नमेंट स्टडी कर चुकी है, चाहे पंजाब में कांग्रेस की सरकार हो, चाहे दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार हो, चाहे यूपी में भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हो। तो मुझे लगता है सरकारें अभी जो जो कदम आगे उठा रही है वो जरूरी है और लॉकडाउन सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट था इस चीज का। संदीप जी आपने ठीक कहा कि लोग इस बात को लेकर जरूर अवेयर हुए हैं कि उन्हें क्या करना है, कैसे आगे बढ़ना है और कैसे अपनी एहतियात जो है रखनी है, लेकिन लापरवाह होते हुए भी लोगों को ज्यादा वक्त नहीं लगता है। ये कई बार हम देख चुके हैं, जो तस्वीरें बाजार से सामने आई, रोड से सामने आई, ट्रैफिक की सामने आई। अभी जिस तरह से राजीव गौबा जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान यहाँ पर मांग उठी कि जो धार्मिक स्थल हैं उनको खोला जाए, यहाँ पर जो पूजा स्थल हैं उनको खोला जाए और मेट्रो जो है उसका संचालन शुरू किया जाए। अगर यहाँ पर ये सारी चीजें फिर से इस तरीके से अगले लॉकडाउन के दौरान शुरू कर दी जाती हैं तो इसमें आप बताइए कि क्या नतीजे जो है वो उसके सामने आ सकते हैं? क्या फिर ये बात राज्य सरकारों के हाथ में या केंद्र के हाथ में रह जाएगी कि वो कैसे जो है लोगों को स्वस्थ रखे या कैसे संक्रमण के प्रसार को रोके?
देखिए कायनात जी, मैं आपको बताऊं, जिस तरीके से आपने ये बातें कही है, मैंने आपको बताया जैसे अभी तक हमारे समाज में हमारे लोगों ने सब्जी मंडी से सब्जियां लाने का काम किया, मैं किसी को कोई प्रॉब्लम आई वो हॉस्पिटल गया, अपनी दवाई लेके घर में वापस आया, उसी तरीके से अगर प्रॉपर व्यवस्थित करके चीजों को, चूंकि लोगों में अवेयरनेस आ चुकी है, अगर वो ट्रेवल भी सरकार उनको करवाएगी तो ट्रेवल किया जा सकता है। लिमिटेड लोगों को, जहां आपने जाना है तो अकेले आप ऑफिस जा सकते हैं, आपके साथ में आप 4 बच्चों को भी घुमाने के लिए, कुतुब मीनार दिखाने के लिए नहीं लेके जा सकते। तो चीजें जरूरी है, अगर ये चीजें सरकार चलाएगी, इनको प्लान करके मैनेज करेगी, तो लोगों को सड़क पे ट्रेवल नहीं करना पड़ेगा। जो नीडेड व्यक्ति है, जिसे ट्रेवल करना बहुत जरूरी है, वही आज की तारीख में सड़कों पे, वही घर से बाहर निकलता है। तो मुझे लगता है गवर्नमेंट जो प्लानिंग कर रही है वो अच्छी है, चाहे सरकार किसी की भी हो, इसमें राजनीति नहीं होनी चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य है हमारे देश का कि हमारे देश का राजनीतिक जो स्ट्रक्चर है वो इस तरीके का है, जहां कांग्रेस की सरकार होगी दूसरी पार्टियां उस पर उंगली उठाएंगी, जहां बीजेपी की सरकार होगी दूसरी पार्टियां उस पर उंगली उठाएंगी, और देखा जाए तो ये राजनीति का हिस्सा, ये कभी बंद नहीं हो सकता। रिम्पल सोही जी। कायनात, मैं अपनी बात पूरी कर लूं, जी मेरी जी बात बीच जी में रह गई प्रवीण थी। जी, चलिए आप अपनी बात पूरी कीजिए, देखिए फिर कायनात, मैं मैं रिम्पल जी दो की चीजें तरफ कह रहा जाती हूँ। हूँ। जी 2-3 चीजों का विशेष तौर पे इस चर्चा में जिक्र हुआ। पहला जिक्र तो जो लगातार हम बात कर रहे हैं कि लॉकडाउन के अंदर ढिलाई, मैं केवल इतना कहना चाह रहा था, जब बजरंग दास जी बीच में डिस्टर्ब करने लगे, कि 16 मई को राहुल गांधी ये कहते हैं कि लॉकडाउन इसका इलाज नहीं है, लॉकडाउन क्यों? और वही राहुल गांधी 26 मई को ये कहते हैं कि साहब आप लॉकडाउन जो है उसमें ढिलाई क्यों दे रहे हैं? आप समझिए कि किस तरह की राजनीति हो रही है। दूसरा आ जाता है प्रवासी मजदूरों की बात। देखिए, मैं हरियाणा के संदर्भ में, हालांकि जिस तरह के चित्र, जिस तरह की वीडियोस देखने को मिली, निश्चित रूप से दुखद थी, निश्चित रूप से हृदय विदारक सीन देखने को मिले, लेकिन हमें उसमें झांकना पड़ेगा। मैं अगर हरियाणा की बात करता हूं, हरियाणा सरकार ने 2,90,000 प्रवासी मजदूरों को बाकायदा ट्रेन और बसेस के जरिए उनके गंतव्य तक पहुंचाया। 77 ट्रेन हरियाणा से गई हैं, 6,000 के करीब बसेस गई हैं। लेकिन आपने वो भी देखा जब अंबाला में या यमुनानगर में प्रवासी मजदूर इकट्ठा हुए। अब सवाल ये आ जाता है कि वो प्रवासी मजदूर कहाँ से आए? अगर हमारा पड़ोसी राज्य जो है वो प्रवासी मजदूरों को हरियाणा प्रदेश में धकेले, और हरियाणा सरकार अपनी जिम्मेवारी समझते हुए सभी प्रवासी मजदूरों को उनके गंतव्य तक पहुंचा रही है। आज की तारीख में मात्र 15,000 प्रवासी मजदूर हरियाणा में ऐसे हैं जिन्होंने घर वापसी जाने के लिए रजिस्ट्रेशन करवाया, बाकी सबको भेज दिया है, और सब हरियाणा सरकार ने और केंद्र ने अपने खर्चे पे भेजा है। मैं ये विशेष तौर पे बताऊंगा, आपको याद होगा नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री ने हरियाणा के मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखा था, जिसमें उन्होंने ऑफर दी थी कि जो बिहार के प्रवासी है उनका खर्चा बिहार सरकार उठाएगी। हमारे मुख्यमंत्री ने जवाब दिया था कि ये प्रवासी भी हमारे हैं, हमारे अपने हैं, इनका खर्चा हरियाणा सरकार वहन करेगी, और उन्होंने करके दिखाया। मैं केवल इतना कहना चाह रहा हूं कि इस पैंडेमिक की स्थिति में, इस महामारी की स्थिति में जिस तरह से सरकार ने काम किया, चाहे मैं केंद्र सरकार की बात करूं, प्रदेश सरकार की बात करूं, और मैं ये नहीं कहता, देखिए हर प्रदेश की सरकार ने अपनी कैपेसिटी के हिसाब से कोशिशें की, भले ही किसी की कोशिश कम थी या किसी की ज्यादा थी, वो विश्लेषण बाद में भी किया जा सकता है, क्योंकि अगर मैं यहाँ वो विश्लेषण करना शुरू करूंगा तो बजरंग दास गर्ग जी को परेशानी होगी। जब मैं यहाँ पे महाराष्ट्र का नाम लूंगा, जहाँ से मजदूर निकले और वो ट्रेन के ऊपर जो 16 मजदूरों ने अपनी जान गंवाई, जहाँ से मजदूर निकले और स्थिति आपने देखी। मैं इसलिए यहाँ पे एक बात करूंगा कि जहाँ जहाँ कांग्रेस के मुख्यमंत्री थे, चाहे मैं पंजाब की बात करता हूँ, चाहे मैं राजस्थान की बात करता हूँ, चाहे महाराष्ट्र जहाँ कांग्रेस की सरकार समर्थित सरकार है, वहाँ की स्थिति और जो भारतीय जनता पार्टी शासित राज्य है, आप उनकी स्थिति का विश्लेषण कर लीजिए, जिस तरह से सरकारों ने काम किया है। और विशेष तौर पर जब प्रवासी मजदूरों का जिक्र होता है तो हमारे जो विपक्षी मित्र है, थोड़ा सा उनको चीजों का विश्लेषण करना चाहिए। हरियाणा सरकार ने कोई भी व्यक्ति इस महामारी में भूखा ना सोए, इस चीज को सुनिश्चित करने के आती लिए हूँ गर्ग जी। बाकायदा राशन फ्री मिले, ये सुनिश्चित किया। जिनके पास बीपीएल कार्ड थे उनको तो मिले ही मिले, लेकिन जिनके पास राशन कार्ड नहीं थे या जिन्होंने बीपीएल कार्ड के लिए अप्लाई कराया, उनका वेरिफिकेशन हो गया लेकिन कार्ड नहीं बने, उन लोगों को भी मुफ्त में राशन मिले, ये हरियाणा सरकार ने सुनिश्चित किया है। और बाकायदा इस तरह के 4.5 लाख परिवारों को राशन मुफ्त में मिल रहा है, जिनके पास राशन कार्ड नहीं है, लेकिन जिनके पास राशन कार्ड है उनको भी मिल रहा है। हरियाणा सरकार ने बाकायदा इस पैंडेमिक के दौरान
2,60,00,000 राशन के जो खाने के राहत पैकेट राहत किए हैं। पहुंचाने का काम जरूर यहाँ पर किया गया है, इस बात से कोई इनकार नहीं कर रहा है, लेकिन आप खुद भी समझते हैं कि संख्या जो जरूरतमंदों की है वो कितनी ज्यादा है, और उनमें भी कई लोग ऐसे रहे जहां तक सरकार की ये मदद नहीं पहुंच पाई, और फिर उन्होंने कितनी मुश्किलों का सामना किया, देखिए किन हालात से वो दो चार हुए, वो सभी यहाँ पर हरियाणा में देख ऐसी रहे हैं। स्थिति क्यों नहीं लोग रही, यहाँ से ये जाने मैं के लिए दावे से कह मजबूर सकता हुए? हूँ, क्योंकि हरियाणा सरकार ने 12,22,000 सूखे राशन के पैकेट वितरित किए। हरियाणा सरकार ने बाकायदा 15,09,108 परिवारों को 636 करोड़ रुपया नगद डायरेक्ट उनके खाते में ट्रांसफर किया। हरियाणा सरकार की पुरजोर कोशिश रही कि 27 लाख जो परिवार है उनको राशन जो है मुफ्त मिलता रहे, और मई और जून के राशन टोकन वितरित कर दिए हैं जो भविष्य में भी उनको मुफ्त राशन मिलता रहे। हरियाणा में यह स्थिति नहीं है कायनात, लेकिन कुछ प्रदेशों में मैं ऐसा इनकार नहीं कर सकता, वहां पे भी केंद्र सरकार ने बाकायदा, अगर हम केंद्र की बात करते हैं, लगभग 40 करोड़ लोगों को डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर से नगद राशि उनके खातों में पहुंचाई है केंद्र सरकार ने। उसके अंदर किसान भी हैं, उसके अंदर महिलाएं भी हैं, उसके अंदर जो हमारे सीनियर सिटीजन भी हैं, उसके अंदर हमारे जो फिजिकली नकद राशि कितनी पहुंचाई है? और आपने कांग्रेस के नेताओं का वो बयान भी सुना होगा जिसमें उन्होंने कहा है, एक तरफ सोनिया गांधी कहती है कि सरकार को जो मजदूर वर्ग है, जो गरीब वर्ग है, उसके लिए खजाना खोल देना चाहिए। राहुल गांधी कहते हैं कि 7,500 रुपए महीना 6 महीने तक सरकार को देना चाहिए मजदूरों को, क्योंकि इस पेंडेमिक में और इस लॉकडाउन के दौरान सबसे ज्यादा बुरे हालात का सामना उन्होंने ही किया है। ज्यादा कुछ खोया अगर किसी ने है तो वो उस वर्ग ने खोया है, अपनी रोजी रोटी खोई है, अपनों को खोया है, अपना आत्मसम्मान खोया है। राजस्थान में उनकी सरकार है, उन्होंने क्यों नहीं पैसा ट्रांसफर कर दिया? जबकि मैं यहाँ पे आपको आंकड़ा दे रहा हूँ कि केंद्र सरकार ने बाकायदा 40 करोड़ लोगों के खाते में पैसा ट्रांसफर किया है। 80 करोड़ लोग देश में ऐसे हैं जिनको केंद्र सरकार ने राशन, नकदी, इन चीजों को ट्रांसफर किया, दिया, उपलब्ध करवाया है। राहुल गांधी जी तो कोरी बयानबाजी करते हैं। राहुल गांधी जी ने ये भी कह दिया बजरंग जी, कॉन्स्टिट्यूएंसी है वायनाड। प्रवीण जी, वायनाड को प्रवीण जी उन्होंने कैसे बधाई दे दी अभी कि तक तो वायनाड जो सरकार है पिछले जब वो यहाँ ग्रीन पर जोन में आ गया, जबकि हेल्थ मिनिस्ट्री ने वायनाड को ही बाकायदा हॉटस्पॉट डिक्लेयर किया था। राहुल गांधी जी ने तो भीलवाड़ा कर दिया। प्रवीण जी, आप कह रहे हैं कि 80 करोड़ लोगों को यहाँ पर पैसा ट्रांसफर हुआ है, जबकि पिछली कॉन्फ्रेंस में ये कहा गया कि जिन लोगों के पास राशन कार्ड नहीं है, सरकार उन्हें भी राशन कार्ड, बिना राशन कार्ड के उन्हें राशन देने का काम करेगी। अब उनके लिए जो है यहाँ पर रजिस्ट्रेशन शुरू किया जाएगा, 3 महीने तक उनके लिए व्यवस्था की जाएगी। इससे पहले वो उस लिस्ट में भी शामिल नहीं थे वो लोग कि सरकार से राशन जो है, सरकारी राशन भी वो प्राप्त कर सके। मुश्किल से तो वो गुजर ही रहे, मुश्किल दौर से तो गुजर ही रहे हैं। जी बजरंग जी, देखिए, मैंने पहले स्पष्ट किया है कि जिन लोगों के पास बीपीएल राशन कार्ड थे उनको मुफ्त राशन मिल रहा था, और जिनके पास कार्ड नहीं थे उनको भी राशन मिले, ये व्यवस्था सरकार ने की है बाकायदा। तो प्रवीण जी, आप कह रहे हैं कि 80 करोड़ लोगों के पास कार्ड थे, राशन कार्ड धारक थे 80 करोड़ लोग। आज हमारे देश के 22 राज्य ऐसे हैं वन राशन कार्ड की फैसिलिटी अवेल कर रहे हैं। कहीं का भी अभी उसकी बात की गई है, शुरुआत नहीं हुई है। उस बारे में कहा गया है कि इस तरह की फैसिलिटी दी जाएगी, इस तरह की योजना पर काम हो रहा है। हो चुका है बाकायदा। उत्तर प्रदेश में तो योगी जी ने जब महाराष्ट्र के प्रवासियों को राशन दिया था उस योजना के तहत, उसकी तो मीडिया रिपोर्टिंग है। कुछ एक राज्यों को छोड़ दें अभी अत्रे जी, तो हम ये नहीं कह सकते कि देश भर में शुरू हो गया है। 12 राज्य थे, 5 राज्य उसमें और ऐड कर दिए हैं। शुरू में 5 राज्यों में पायलट प्रोजेक्ट बना, उसके बाद 12 राज्य ऐड हुए, 5 और हो गया, 22 राज्य हो चुके हैं जहाँ पे ये योजना लागू हो गई है। बजरंग जी, जैसे प्रवीण जी ने कहा कि एक पैसा भी किसी ने नहीं दिया, मैं इनको याद दुआ चाहता हूँ, 40 लाख रुपए प्रवासी मजदूरों को भेजने के लिए कांग्रेस ने हरियाणा सरकार को दिए हैं, मुख्यमंत्री जी के मार्फत दिए हैं। और उसके अलावा पूरे हरियाणा के अंदर कांग्रेस पार्टी ने और सामाजिक व जितनी धार्मिक हमारी संस्थाएं हैं, यहाँ तक कि जितने व्यापारी और उद्योगपति है, सबने प्रवासी मजदूरों के लिए खाना, राशन तक की व्यवस्था की है। प्रदेश में ऐसा कोई भी उद्योगपति नहीं है जिसकी फैक्ट्री के अंदर भी 2,000 मजदूर था, 1,000 मजदूर था या 200 था, उनको खाना ना दिया हो। 2 महीने लगातार उद्योगपतियों को खाना देने का काम किया, कराने का काम किया, हर प्रकार की सुविधा देने का काम हमारे प्रदेश के उद्योगपति और व्यापारी ने, सामाजिक धार्मिक संस्था ने किया।
जहाँ सरकार की बार बार गुणगान गा रहे हैं, हमारी सरकार ने ये कर दिया, बीजेपी ने ये कर दिया। मैं पूछना चाहता हूँ, आज अर्थव्यवस्था की स्थिति क्या है? 2 महीने से पूरा प्रदेश लॉकडाउन में, देश लॉकडाउन में। सरकार ने व्यापारी, छोटे व्यापारी, मध्यम व्यापारी ने क्या किया? हमसे बिजली के बिल भी लिए जा रहे हैं, हाउस टैक्स भी लिए जा रहे हैं, पानी के बिल भी लिए जा रहे हैं, बैंक के ब्याज भी लिए जा रहे हैं। ऊपर से सरकार निर्देश देती है, भाई हमें मुख्यमंत्री राहत कोष में भी पैसा दो, प्रधानमंत्री राहत कोष में भी पैसा दो, आप कर्मचारी को तनख्वाह भी दो। व्यापारी कहाँ से इतना पैसा लाएगा जब सरकार ने छोटे व्यापारियों किसी प्रकार की सुविधा नहीं दी? सरकार को कम से कम, राजस्थान सरकार ने बिजली पानी में बिल माफ किया, हरियाणा सरकार ने कम से कम 4 मिलेगा। बात घुमा फिरा के गर्ग जी वही आ जाती है, जो एक नीति पर सबको चलना चाहिए, वहाँ पर सब अपने अपने अलग रास्ते अपनाए हुए हैं और शायद यही वजह है कि हालात सुधर नहीं रहे हैं, मुश्किलें और ज्यादा खड़ी होती जा रही हैं। जी अत्रे जी, समझो मुश्किलें क्या किसने बढ़ाई? ये कहते हैं सरकार, यहाँ कोई राजनीति करने का समय थोड़ी है, ये तो हर एक जरूरतमंद की मदद करने का समय है। मतलब इसमें कोई पार्टीबाजी नहीं, कांग्रेस हो तो इंडिलो हो तो जदका हो तो बीजेपी हो, सबको मिलकर इस कोरोना महामारी से लड़ना है। आम जरूरत व्यक्ति की मदद करनी चाहिए। मगर ये एक ही बात, राहुल जी ने ये कह दिया, उसने ये कह दिया, कांग्रेस ने ये कर दिया। तो तुमने ये नहीं देखा, कांग्रेस रात दिन हमारी युवा टीम, हमारी सामाजिक संस्था, हमारी धार्मिक संस्था रात दिन सेवा कार्य कर रही है। हमने कभी तो बीजेपी पर आरोप नहीं लगाया। जी अत्रे जी, एक मेरा ध्यान देख लो। देखिए कायनात, 2 चीजें हैं यहाँ पे, 2-3 चीजें बजरंग दास जी ने बताई। पहली तो इस बात में कतई कोई दो राय नहीं है, पूरे समाज ने, पूरे देश ने एकजुट होकर इस पैंडेमिक के खिलाफ लड़ाई लड़ी। चाहे वो सामाजिक संस्थाओं की बात करें, चाहे वे गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस की बात करें, इसमें कतई कोई दो राय नहीं है। यही तो मेरा सबसे बड़ा सवाल है कि जिस पैंडेमिक के खिलाफ पूरा देश एकजुट है, कांग्रेस उस लड़ाई को क्यों कमजोर करना चाहती है? मेरा यही कांग्रेस कहाँ से कमजोर कर रही है? कहाँ लग रहा है कांग्रेस कैसे कमजोर कर रही है? आप राहुल गांधी जी के पिछले 1 महीने के बयान उठा लीजिए। राहुल गांधी जी ने पिछले 1 महीने में जो बयान दिए हैं, मैं आपको एक एक करके बता देता हूँ। उसका मतलब आप समझा दीजिए कि वो कमजोर करना नहीं है तो क्या है? अगर आप ये कहोगे कि मजदूरों के लिए प्रबंध नहीं है, जबकि मैंने हरियाणा का एग्जाम्पल किया, तो क्या ये देश के खिलाफ काम करने वाली बात नहीं है? आप अगर उनको पैनिक करने की कोशिश करोगे, अगर आप भीलवाड़ा मॉडल का झूठा क्रेडिट लेने के लिए बयान दोगे, जबकि भीलवाड़ा की एक महिला सरपंच खुद ये कह रही है आगे कि राहुल गांधी का इसमें नहीं है, ये भीलवाड़ा के लोगों को श्रेय जाता है। तो क्या ये गलत बयानी नहीं है? गर्ग जी आपकी बात लूंगी, पूरे सुनूंगी आपकी बात, अत्रे जी की बात पूरी हो जाने दीजिए, अत्रे जी की सुन लेते हैं। जी, चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन पे जाके जब श्रमिक ट्रेन जाने लगती है, वहाँ पे पोस्टर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं कांग्रेस के नेता, और जबकि वहीं पे लोग उनकी वजीयत करते हैं कि साहब आप झूठा पोस्टर क्यों डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो? बताइए, कांग्रेस लड़ाई को कमजोर नहीं कर रही तो क्या कर रही है? कांग्रेस कहती है, जहाँ एक तरफ हमारा देश के मैन्युफैक्चरिंग में दुनिया में नंबर 1 हो जाता है, और राहुल गांधी कहते हैं कि साहब कितनी मिल रही है, बताइए क्या इस लड़ाई को कमजोर करना नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? मुझे एक बयान ऐसा बता दीजिए जिसमें राहुल गांधी ने कहीं पे गर्ग जी आपकी बात लूंगी, सुन लीजिए, पहले सुन लीजिए। गर्ग जी आऊंगी आपकी तरफ। जी, मैं केवल इतना कह रहा हूं कायनात, आप पिछले 1.5 महीने के बयान निकाल दीजिए, एक बयान मुझे ऐसा बता दीजिए जहां पे उन्होंने देशवासियों की इस लड़ाई के खिलाफ एकजुटता की प्रशंसा की हो, जहां पे उन्होंने इन प्रवासी मजदूरों की हौसला अफजाई की हो। बताइए एक बयान मुझे राहुल गांधी जी का ऐसा कोई। लगातार इस लड़ाई को कमजोर करने की कोशिश करने वाले बयान दिए हैं, लगा देश कि मैं तो इसको देश के खिलाफ बयान कहूंगा। जब आप भीलवाड़ा का झूठा क्राइम लेना चाहें, जब आप चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन पे झूठे पोस्टर बंटवाएं, ये लड़ाई को कमजोर करना नहीं है तो क्या है? मुझे आप बताइए। चलिए गर्ग जी आप रखिए अपनी बात। मैं प्रवीण जी के बात का जवाब देता हूँ। जी, जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी एक मुख्य उद्देश्य है, आप चेक करें ना, आंकड़े समेत, और मैं प्रूफ कर सकता हूँ, जिला प्रशासन को आदेश दे रखे हैं भाई कोई सामाजिक संस्था या कांग्रेस पार्टी का कोई भी व्यक्ति जब ट्रेन जाए रेलवे स्टेशन तो उसकी एंट्री ना करे, उसकी गाड़ी की एंट्री ना करे। इनको खाना देना रेलवे स्टेशन पर, सामान वितरण करना है, सामाजिक संस्थाओं से इकट्ठा करते हैं,
आप सामान दे दीजिए, खाने के पैकेट दे दीजिए, मगर नाम आपका नहीं आएगा। नाम किसका आएगा? सरकार का आएगा। प्रशासन बांट रही है। ये पूरे हरियाणा के अंदर इन्होंने ऐसी जाति कर रखी है। मैं हिसार के अंदर लगातार 2 महीने से हम खाना बांट रहे हैं। डेली 5-6 हजार हमारे खाने के पैकेट बढ़ रहे हैं। जितने प्रवासी मजदूर सड़कों पे चल रहे हैं, जो रैन बसेरों में ठहरे हैं, उनको हम खाना दे रहे हैं। रेलवे स्टेशन के बाहर हम खाना दे रहे हैं। यहाँ तक कि खाने के साथ के महाराष्ट्र में ही भीड़ इकट्ठी हो जाती है, इनसे ये पूछिए क्या वजह है कि मुंबई के बांद्रा में प्रवासी इकट्ठे हो जाते हैं? क्या वजह है कि दिल्ली के आनंद विहार में प्रवासी इकट्ठे हो जाते हैं? इनसे पूछिए वजह क्या है। यही लोगों का बड़ा कारण है, क्योंकि वो चाहते हैं इस लड़ाई को कमजोर सरकार क्या करती है? वो चाहते हैं कि ये लड़ाई कमजोर हो। हमने हमारे देश की सरकार, देश के प्रधानमंत्री, हमारी प्रदेश की सरकार लगातार इस लड़ाई को बेहतर ढंग से लड़ रही है, और नतीजा ये है कि आज हमारे देश के अंदर बाकी दुनिया के बनिस्पत पॉजिटिव केसेस कम है, हमारा डेथ रेट कम है, हमारा रिकवरी रेट ज्यादा है, हमारा रिम्पल जी, रिम्पल जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, अभी जिस तरीके से हमने देखा कि घरेलू उड़ानें शुरू करने की जैसे इजाजत मिली, चलिए आप पूरी कीजिए अपनी बात। जी गर्ग जी, एक बात पूरी क्लियर कर लीजिए। जी क्या वजह है कि महाराष्ट्र के बांद्रा में भीड़ इकट्ठी हो जाती है? बता दीजिए। अत्रे जी आप सुन लीजिए, गर्ग जी की भी बात सुन लीजिए, बहुत शांति के साथ आपकी बात सुनते हैं। जी एक बात का जवाब सकता हूँ। जब हमारी संस्था, जब मैं खुद 2 महीने से यहाँ काम कर रहा हूँ, और हर प्रवासी मजदूर, आप हिसार के अंदर लोग पूछ लेना कौन काम कर रहा है, हर प्रवासी मजदूर के यहाँ खाना पहुँचाना या मास्क पहुँचाना, चप्पल, फल, हर प्रकार का सामान हम लगातार दे रहे हैं। रेलवे स्टेशन गर्ग जी आप भी दे रहे हैं, बीजेपी भी दे रही है, लेकिन फिर क्यों परेशान है प्रवासी मजदूर? फिर क्यों इतने ज्यादा हालात बदतर है उनके? क्यों यहाँ पर तस्वीर नहीं बदलती दिख रही है? मैडम मुद्दे की बात सुनिए। जब ट्रेन जाती है, जब हमें ट्रेन के लिए क्यों रोकते हैं? रेलवे स्टेशन पे आप नहीं जा सकते, आप सामान नहीं बांट सकते, क्यों? पर जब ट्रेन जाएगी, ये लोगों से सामान इकट्ठा करके आपका ठप्पा लगा लेंगे। वो सामाजिक धार्मिक संस्था जो करोड़ों पे खर्च रही है, उनको कोई मान सम्मान नहीं। तो क्या आपको इसी बात का दुख हो रहा है कि आप कर भी रहे हैं लेकिन क्रेडिट नहीं मिल पा रहा है, आपको उसका श्रेय नहीं मिल पा रहा है? कर रहे हैं, मगर हमें रोका जाता है। रेलवे स्टेशन का अगर जन सेवा के लिए उतरे हैं, जनता के बीच जा रहे हैं, जनहित में काम कर रहे हैं, तो जनता तो पहचान रही होगी ना आपको कि आप उनके लिए काम कर रहे हैं। जी आप बताइए, प्रवासी हमारे भाई है, हमारे मजदूर है, वो रेलवे स्टेशन पे ट्रेन में जा रहे हैं, तो सब लोग खाना दे रहे हैं, कोई पानी दे रहा है, कोई मास्क बांट रहा है। जब हम वहाँ पे 2000 खाने के पैकेट लेके जाए तो रोका जाए, हम पानी लेके जाए तो रोका जाए, हम बच्चों के लिए चॉकलेट लेके जाए। कहाँ कब रोका गया आपको ये बताइए? हमें कभी भी परमिशन नहीं दी, कभी भी इन्होंने ये कहा गया कि हमारा हम यहाँ पर अलाउड नहीं है, आप तसल्ली कर लो। नहीं ये बताइए हरियाणा में कहाँ रोका गया आपको इस तरह की? अगर आप कहीं भी लेकर राहत सामग्री पहुँचे तो कहाँ पर आपको रोक दिया गया देने से? डायरेक्टली आपको नहीं देने दिया गया? रेलवे स्टेशन पे जितनी बार ट्रेन गई है, कभी भी ट्रेन के ऊपर सामान बांटने की इजाजत नहीं दी। मैंने उनसे कहा प्रशासन को, जितना भी ट्रेन में खाना लगेगा, सामान लगेगा, हमारी तरफ से जाएगा। इनकी एक भी बात आपको अत्रे जी, प्रचार करने की कोशिश कर रहे थे। अत्रे जी सवाल पूछा, उसका जवाब क्यों नहीं दे देते? ये कहाँ रोका इनको? लगातार झूठ बोल रहे हैं। एक कांग्रेस नेता बता दीजिए जो बाहर निकल के आया हो कोई सोशल वर्क करने के लिए। भूपेंद्र सिंह हुड्डा कहाँ गए हैं सोशल वर्क करने के लिए? भूपेंद्र सिंह हुड्डा कहाँ सोशल वर्क करने के लिए? हमारी से बात करने के अलावा कहाँ गई है सोशल वर्क करने के लिए? पूछिए तो इनसे। राहुल गांधी केवल 5 मजदूरों के साथ बैठ कर रीड कर देते हैं, और वीडियो के अंदर केवल ये बात करते हैं। आपने वो वीडियो देखा होगा कि राहुल गांधी क्या बात कर रहे हैं उन कामगारों से। रिम्पल जी, मैं आपसे जानना चाह रही हूँ कि अगर और ज्यादा छूट और ज्यादा ढिलाई दी जाती है, आप मानती हैं कि ये बिल्कुल सही होगा, इस तरीके का लॉकडाउन होना चाहिए? क्या हम लॉकडाउन के नाम पर सिर्फ खाना पूर्ति ही नहीं करेंगे? इससे तो बेहतर हो कि लॉकडाउन हो ही ना।
देखिए कायनात जी, मैं ये कहना चाहती हूँ कि हमें इन सब चीजों को लॉजिकली समझना पड़ेगा। जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि अगर आप कंटेनमेंट जोन के हिसाब से या अलग अलग जो जोन बनाई हैं उनके हिसाब से लॉकडाउन की अलग अलग शर्तें रखी जाएं, तो इसमें कुछ गलत नहीं है। जहाँ पे केसेस नहीं आ रहे या जहाँ पे ऐसा है जैसे कि पहले की इन सीटू जो कंस्ट्रक्शन है, जिसका मतलब है कि जहाँ पर मजदूरों के रहने की अंदर ही व्यवस्था है किसी इंडस्ट्री में या कंस्ट्रक्शन जहाँ पे चल रही है ऐसी किसी बिल्डिंग्स में, वो एक एग्जाम्पल है जिस तरह से लॉकडाउन खोला जा सकता है, जिससे काम भी शुरू हो जाएगा, इकोनॉमी भी बढ़नी शुरू हो जाएगी, थोड़ी इकोनॉमी की रफ्तार पकड़ेगी और साथ ही साथ लॉकडाउन के नियमों का पालन भी किया जा सकता है। तो उस तरह का अगर लॉकडाउन किया जा रहा है और अगर बंद किए जा रहे हैं तो सिर्फ अननेसेसरी ट्रैवल, अननेसेसरी ऐसे इंस्टीट्यूशंस जहाँ पे जैसे स्कूलों में, कॉलेजेस में आपने देखा कि ये वैसे भी गर्मी की छुट्टियों का टाइम है और सेकेंडली लोग जो टीचर्स हैं वो स्टूडेंट्स को ई कंटेंट प्रोवाइड कर रहे हैं, इंटरनेट पे कंटेंट प्रोवाइड किया जा रहा है, व्हाट्सएप के जरिए कंटेंट प्रोवाइड किया जा रहा है। वैसी जगहों को अगर बंद भी रखा जाए, कोर्ट्स हैं जैसे हाई कोर्ट्स में नहीं, अभी मैं किया बात जा कर रहा रही थी, है, देखिए जैसे अगर वो घरेलू बंद विमान की सेवा शुरू करने की बात हुई थी, शुरू हुई भी, जी लेकिन फिर यहाँ पर कुछ दिन बाद ही इस फैसले के मामला आ जाता है कि एक फ्लाइट में, नाम मैं नहीं लूंगी, जिस फ्लाइट में वो मिला कोरोना पॉजिटिव केस, कोरोना पॉजिटिव केस मिलता है, उसके बाद में जो एयरलाइन का स्टाफ है उसको क्वारंटीन किया जाता है, जो अन्य 34 यात्री थे उनको क्वारंटीन कर दिया जाता है। ऐसे में क्या हम अभी इतना बड़ा रिस्क लेने के लिए तैयार हैं? अगर ये शर्तें और ज्यादा मतलब उसमें ढील दी जाती है, लचर की जाती है, तो उनके परिणाम किस तरीके के हो सकते हैं? मैं सिर्फ आपसे इतना पूछ रही हूँ कि आपको नहीं लगता कि हमें दोबारा इस सब पर विचार करने की जरूरत है कि जो हम सब कुछ खोलते जा रहे हैं धीरे धीरे करके, हमें एक बार फिर से उस पर सोच विचार कर लेना चाहिए कि जो फैसला हम ले रहे हैं, कहीं ये फैसले हमारे पिछले फैसलों पर पानी तो नहीं फेर देंगे? देखिए कायनात जी, कुछ ये जो अब तकरीबन 2 ढाई महीने का जो लॉकडाउन रहा है और जब से कोरोना के केसेस इंडिया में आने शुरू हुए हैं, उससे एक बात साफ हो चुकी है कि आप किसी को भी उसके घर जाने से नहीं रोक सकते। ये जो अभी भी ट्रांसपोर्ट चल रही हैं या जो जेट शुरू किए गए थे, जो प्लेन शुरू किए गए थे या ट्रेन जो शुरू करने की बात हो रही है, वो शुरू करने की बात सिर्फ लोगों को अपने घरों तक पहुंचाने की है। आप उस बात से वो एक साफ हो चुकी है बात कि चाहे किसी भी तरह से लोग जाएं, पर आप किसी को भी उसके घर जाने से नहीं रोक सकते हैं। एक बात जरूर आई थी कि जिस स्टेट में भी वो जाएं वहां पर उनको क्वारंटीन किया जाए, तो वही एक मैक्सिमम है जो किया जा सकता है, पर आप किसी लेकिन को यहाँ उनके भी तो घर जाने कितना आप से नहीं देखते हैं रोक ना कि पाएंगे। कितने नियम बदल दिए गए हैं। कई जगह बात होती है कि क्वारंटीन नहीं किए जाएंगे, कई बार ये सुनाई देता है कि जो बॉर्डर से आने वाले हैं उनको एंट्री नहीं दी जाएगी। एक स्टेट को इस तरीके से बिल्कुल ही नकार दिया जाता है, या और अपनी सहूलत के हिसाब से वहीं पर हम देख लेते हैं कि दूसरी जो स्टेट है वो ऐसे नियम बना रहे हैं कि जहाँ पर बहुत ज्यादा सावधानी बरतने की जरूरत है लेकिन नहीं बरती जा रही। जी, वहाँ मैं ज़रूर कहूँगी कि सावधानी बरतने की ज़रूरत है और 3 चीज़ों की जो बात करी है आज हेल्थ मिनिस्ट्री ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, वो यही है कि टेस्टिंग और उसके साथ में ही कम से कम ट्रैवल जी। और साथ ही में जो ये सेतु ऐप है हमारा, उस ऐप के ज़रिए ये पता रखना कि आप कहाँ-कहाँ गए। तो ट्रैकिंग, चलिए, टेस्टिंग के 3 हिसाब से ही चीज़ों की मैं बात है। बस अंतिम प्रतिक्रिया मुझे लेनी है। टेस्टिंग, प्रवीण अत्रे जी, ट्रैकिंग। जी जी। प्रवीण जी, यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग का तो ख्याल सभी रख रहे हैं और लॉकडाउन का भी पालन किया गया, लेकिन यहाँ इसके साथ एक और चीज़ ज़रूरी थी कि जो लोग इन्फेक्शन का शिकार हैं उन्हें ढूंढा जाए और उनको अलग से रखा जाए, और ये कैसे हो सकता था? सिर्फ टेस्टिंग के जरिए ही। तो टेस्टिंग को लेकर यहाँ आप कितना मान रहे हैं कि हम पहले से ज़्यादा और सक्षम हो चुके हैं, हमारी क्षमता और ज़्यादा बढ़ गई है टेस्टिंग को लेकर, और हम आने वाले वक्त में तेजी के साथ जो है टेस्टिंग कर पाएंगे, और जल्द से जल्द जो है अगर हम चीजें खोल रहे हैं तो टेस्टिंग के बिहाफ पर ही हम, ये आधार हमारे पास रहेगा कि हम उन्हें खोल सकते हैं निश्चिंत होकर। देखिए कायनात, पहली चीज तो ये है जो टेस्टिंग का विषय है, जब ये पेंडेमिक शुरू हुआ, ये महामारी शुरू हुई, उस वक्त देश की स्थिति आप भी देखते थे। कुछ हजार टेस्ट प्रतिदिन की हमारी कैपेसिटी थी शुरुआत में। आज हमारी कैपेसिटी 1 लाख टेस्ट पर डे की है।
और ये कैपेसिटी तभी बढ़ी है जब सरकार ने लॉकडाउन किया, चेन को ब्रेक किया, अपना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया। पहले हमें टेस्टिंग किट के लिए विदेश से इंपोर्ट करना पड़ रहा था। ये भी आपको जान के बड़ी खुशी होगी कि आज जो किट हम टेस्टिंग में यूज कर रहे हैं वो हमारे देश में ही किट्स बन रही हैं और उनका जो टेस्टिंग रिजल्ट है वो बहुत बेहतर है एज कम्पेयर विद जो टेस्टिंग किट हम बाहर से शुरुआत में मंगवा रहे थे। तो मेरा कहना सिंपली ये है कि सरकार ने इसमें जितनी कोशिशें की उसका नतीजा आज ये है कि हमारे, देखिए मैंने शुरुआत में आपको एक बात बताई थी, 7740 7,740 कोविड-19 स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल आज देश के अंदर बन चुके हैं। आज स्थिति ये है कि हमारे पास जो टेस्टिंग लैब्स है, मैं अगर हरियाणा की बात करूं, हरियाणा में 10 से ज्यादा टेस्टिंग लैब बन चुकी है जो कोविड के टेस्ट जल्दी कर मुझे रही हैं। अंतिम प्रतिक्रिया लें। संदीप जी, क्या लगता है कि हम वाकई में उतने ज्यादा दक्ष हो चुके हैं, क्षमता हमारा हमने उतनी बढ़ा ली है, हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, वो इतना ज्यादा अब सक्षम हो चुका है कि अगर हम ये सब कुछ खोलते हैं तो हम रिस्क लेने के लिए तैयार हैं, मामले बढ़ते हैं तो हम उन्हें हैंडल कर लेंगे? देखिए कायनात जी, मैं आपको बता दूं, आप लॉकडाउन 4 में है। जब आप लॉकडाउन लगा भी नहीं था तब हमारे पास कुछ हंड्रेड्स में केसेस आए थे। लॉकडाउन फर्स्ट लगा, चीजें सैकड़ों में आई, 1000 में आई, 2000 में आई। आज लॉकडाउन 4 में है और लगभग 10,000 केसेस पर डे आपके पास आ रहे हैं। इसका मतलब यह है कि लॉकडाउन के बावजूद भी केसेस हमारे लगातार बढ़ते रहे हैं और एक टाइम पे हम 70, 80, 90 नंबर पर थे और आज मेरे ख्याल से 10 नंबर पर आप पहुंच चुके हैं। तो ये तो लॉकडाउन की स्थिति है। लॉकडाउन खुलेगा तो निसंदेह चीजें बढ़ेंगी, प्रॉब्लम जो आप मानते बढ़ेगी। हैं जरूरी तो है और मैं रहना मानता हूं कि चाहिए, चीजें लेकिन बढ़ेंगी। नियमों में कितनी ढील और कितनी ज्यादा सख्ती होनी चाहिए? देखिए कोयना जी, इसमें बहुत बड़ा रोल सरकारों के साथ साथ हमें खुद निभाना होगा। जैसे मैंने पहले भी बताया था, जहाँ एक आदमी जा सकता है, जो जरूरी है वहाँ एक आदमी जाएगा परिवार का। परिवार हमारा ट्रेवल ना करे और प्रिकॉशंस के बारे में आप सबको पता है, कैसे सैनिटाइजर यूज करना है, कैसे ग्लव्स गर्ग जी, यूज करना है, कैसे मास्क जल्दी यूज से अंतिम करना है। प्रतिक्रिया, वक्त मेरे पास बहुत कम है। गर्ग, अभियान जी, लॉकडाउन में सख्ताई बरतने की जरूरत है और जनता को भी इसमें सरकार का सहयोग करने की जरूरत है। सावधानी बरतनी जरूरी है। यहाँ तक कि जो टेस्टिंग है, टेस्टिंग की स्पीड बढ़ाने की जरूरत है ताकि आम जनता की टेस्टिंग ढंग से हो और सरकार की तरफ से हर प्रकार की सुविधा प्रदेश के हर नागरिक के, देश नागरिक को सरकार को देनी चाहिए। ये भी सरकार से मांग है। चलिए, बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो लॉकडाउन ही एक उपाय है, ये स्वास्थ्य मंत्रालय ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा और ये भी जानकारी दी कि वैक्सीन बनाने के लिए भारत में ही करीब 100 समूह जो हैं वो लगातार काम कर रहे हैं, रिसर्च लगातार जारी है। लेकिन जब तक वैक्सीन नहीं आ जाती है तब तक हम इस बीमारी का इलाज ढूंढ पाए हैं ये कह पाना ठीक नहीं होगा, क्योंकि अभी ये जो प्रोसेस है ये सब कुछ चल ही रहा है। लेकिन इस दौरान यहाँ पर सवाल अब ये आ जाता है कि कोरोना के साथ तो जीना सीखना ही है और जीना होगा, लेकिन क्या हमें लॉकडाउन के बीच भी जीना सीख लेना होगा? लॉकडाउन अगर ऐसे ही लगता रहा तो लॉकडाउन के नियम कैसे कड़े होने चाहिए, कितने उसमें ढील होनी चाहिए? यहाँ पर ये भी क्योंकि सवाल जो है अपने आप में अहम हो जाते हैं। पिछला लॉकडाउन जब 4 यहाँ पर था, जब ये लगाया गया तो साफ कहा गया था कि नए रंग रूप में होगा और कुछ अलग ही रूप जो है इसका पहले लॉकडाउन से देखने को मिलेगा। चौथे लॉकडाउन के दौरान हमने देखा कि केसेस में कितनी तेजी के साथ जो है इजाफा हुआ। लॉकडाउन अगर 5 लगता है और अगर ज्यादा यहाँ पर ढील दी जाती है, नरमी बरती जाती है तो केसेस में इजाफा होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन अब सरकारों को ये सोचना है कि लॉकडाउन 5 के दौरान अगर वाकई में यहाँ पर लोगों से भी इसका कड़ाई से पालन कराना है तो खुद भी उन्हें नियमों को थोड़ा कड़ा करना होगा, बजाय इसके कि उनमें थोड़ी और ढील दी जाए। क्योंकि अगर ऐसा नहीं किया जाता है तो हम अपने उस मकसद को हासिल नहीं कर पाएंगे जिस मकसद के लिए लॉकडाउन जो है वो किया गया था या किया जा रहा है। फिलहाल के लिए मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहिए खबर फास्ट। नमस्कार।